दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल परीक्षा करें 2 में स्वागत है। हम एनसीईआरटी बुक को जो 12th क्लास के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रत्येक एनसीईआरटी लाइन को पूरा कंसेप्ट बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खासकर वो नीट वाले जो या बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं यूनिट 6 के से स्टार्ट होगा ये। यूनिट 1 से लेकर 5 तक पढ़ना होता है 11th में, और यूनिट 6 से लेकर 10 तक पढ़ना होता है आपको 12th क्लास में। यानी कि आपका 5 यूनिट इसमें मिलेगा और 5 यूनिट आपको 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आपको पढ़ना है जनन। क्या पढ़ना है? जनन। आपको भी पता है कि जनन किसी भी जीव के एक जैविक प्रक्रिया होता है जो कि अस्तित्व को कायम रखने में बहुत हेल्प करता है। इस चैप्टर में आपको टोटल 4 चैप्टर, इस यूनिट में टोटल 4 गो आपका अध्याय मिलेगा। पहला अध्याय मिलेगा आपको जीवों में जनन, यानी कि जीव होते हैं उसमें जनन कैसे होते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, एकोशिकीय होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनमें जनसंख्या कैसे बढ़ती है। दूसरे का अध्याय मिलेगा कि पुष्पों में जनन कैसे होता है, यानी कि उसमें जो लैंगिक जनन खासकर उसमें आपको जानने को मिलेगा। लेसन 3 में आपको मानव जनन के बारे में मिलेगा कि मानव में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, जनसंख्या कैसे उसमें वृद्धि होती है। जबकि चौथा आपको जो चैप्टर है वो आप इस मानव जनन से या अन्य जीवों से संबंधित बीमारी के बारे में जानकारी होगा कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, यानी कि उसके हेल्थ के बारे में जानने को मिलेगा। तो आते हैं इस टॉपिक के प्रत्येक लाइन को समझेंगे आराम से। पहला कह रहा है कि जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा कहानी का सार निचोड़ है। यानी कि जो आपका जीव विज्ञान है, जितने पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उसका एक कहानी है, एक निचोड़ है। कौन है? जीव विज्ञान है। यद्यपि व्यष्टि जीव का निश्चित रूप से अंत होता है, माने कि जो भी जीव जन्म लिए हैं, जो भी विशेष प्रकार जीव होते हैं, उनका अंत निश्चित है। वही प्रजातियां लाखों वर्ष तक अस्तित्व में रहती है। देखिए कितना अजीब बात है। एक बात होता है कि वो कोई जीव जन्म लिया है, उसका मरना तय होता है, लेकिन उसी का मरना तय है, उसी का अस्तित्व भी कायम रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है जनन। जनन होता रहेगा तो क्या होगा? अस्तित्व बना रहेगा। बात करते हैं आगे। जब तक कि उन्हें प्राकृतिक अथवा मानवोद्भवी विलुप्ति के खतरे का आशंका नहीं होती है। मतलब किसी और होता है कि अस्तित्व में रहेंगे कब तक ले? जब कोई प्राकृतिक आपदा ना हो या कोई मानवीय उद्भव जो खत्म ना करे, ऐसी प्रक्रिया ना हो। जनन एक प्रकार से जीव संबंधित प्रक्रिया का रूप लेता है। मतलब कि जनन क्या है? एक प्रकार का जीव संबंधित, कि जैसे कोई जीना है तो जनन की प्रक्रिया में वो भूमिका निभावे करेगा। उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया जरूरी होता है। यानी कि क्या होता है कि जनन एक प्रकार का जीव संबंधित प्रक्रिया होता है जिसके बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनन प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो जनन के बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। अच्छा, फिर समझिए कि मान लीजिए कि जितने भी जंतु हैं, जैसे आपको पता है कि मॉरिशस का पक्षी है डोडो, वो विलुप्त है। क्यों है? क्योंकि उसको मानव द्वारा उसके मांस को खाए जाने के कारण अधिक मात्रा में वह डोडो पक्षी अपने आप को रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, जिसके कारण उसका जो प्रजातियां हैं, उनकी जनसंख्या है, घटती चली गई। कह रहा है प्रत्येक व्यष्टि लैंगिक अथवा अलैंगिक साधनों का प्रयोग करते हुए अपने पीछे संतति छोड़ जाते हैं। मतलब कि कोई भी जीव या तो लैंगिक करे या अलैंगिक करे, वो अपने संतान को छोड़ ही जाता है। देखिए, आपको तो पता होगा पहले से 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक में केवल 1 जनक भाग लेते हैं। उसे क्या होता है कि वो जनन करते हैं, उनका एज खत्म होता है, वो मर जाते हैं, लेकिन उनका संतान रह जाता है। तो उससे क्या होता है, वो लंबे समय तक उनका अस्तित्व बना रहता है। होता ये है, कहता है
जनन की क्रिया विधि नए रूप को विकसित करने में सहायक होते हैं। सबको पता है कि लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, इसी कारण क्या होता है, उसमें विभिन्नता होती है। कभी जो 2 जनक होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा गुण आता है या उससे भी अलग रूप हो जाते हैं, यानी कि जैविक प्रक्रिया में विभिन्नता आती है। इसी कारण होता है उनमें अनुवांशिक पदार्थ अलग अलग होना होता है। आगे देखते हैं। अतः उत्तरजीविता लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब कह रहा है कि इससे फायदा क्या होता है कि उत्तरजीविता की लाभ की संभावना बढ़ जाती है। उससे जो नए नए जीव बनते हैं उससे क्या होता है कि उनका जो जीवन प्रक्रिया है लंबे समय तक बना रहता है, या उत्तरजीविता के लिए सहायक होते हैं। कहता है यह इकाई जीवित जीवों में होने वाली जनन प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांत के बारे में जानकारी देती है। कह रहा है कि जो आपकी यूनिट है ओनली फॉर जनन संबंधित बातों को जानने को मिलेगा तथा पुष्पीय पादपों तथा मानव में इस क्रिया को उनसे संबंधित उदाहरण सहित व्यापक रूप से समझाती है। मतलब कि जो पुष्प हैं, जो मानव है, इस प्रक्रिया को भी उनसे संबंधित उदाहरणों को बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। यानी कि जो मानव में मिलेगा आपको जनसंख्या के बारे में और उनसे संबंधित जनन के बारे में। अब बात करते हैं मानव, इसी यूनिट में आपको मिलेगा मानव जनन स्वास्थ्य तथा जनन के जीव विज्ञान को समझने तथा जनन संबंधी बीमारियों को किस प्रकार से बच सकते हैं, ये सभी बातें आपको जानने को मिलेगा। जनन तो आपको मिलबे करेगा, मानव जनन कैसे करते हैं, उनमें कौन सा अंग भाग लेता है, पुष्प में कौन जनन अंग भाग लेता है, उससे संबंधित बातें क्या होती है जानने को मिलेगा। चलिए तो हम बात करते हैं कि आपका पेज नंबर 1 में ये सब बातें थी जो कि परीक्षा के विषय इंपॉर्टेंट नहीं था। आपको इतना बात बताया कि इसमें क्या आपको मिलेगा, इससे ओनली फॉर परिचय था जो आपको माइंड में सेट हो चुका है कि आप जनन के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, और उसमें आपको केवल जनन संबंधित बातों को बताया गया है। चलिए अब पेज 2 बात करते हैं। पेज 2 में देखिए हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पेज वाइज पढ़ेंगे, प्रत्येक पेज का प्रत्येक लाइन को समझेंगे, ठीक है। और अभी एक पेज पढ़ चुके हैं, अब दूसरे पेज के बारे में बात करते हैं। आप अपनी जब कॉपी में इंपॉर्टेंट बातें होगी उसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, एक वैज्ञानिक हैं, बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, ये रहे वैज्ञानिक, इनका नाम है पंचनान माहेश्वरी। इनके बात जान लीजिए, बहुत रोचक बात इनका है। इनका जन्म हुआ था जयपुर में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत प्रसिद्ध वनस्पतिविद रहे हैं, यानी कि वनस्पति के वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं। इनकी कहानी भी बहुत ही कहानी तो नहीं है लेकिन इनका कारनामे बहुत बेजोड़ है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य इलाहाबाद गए, जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि की थी। कॉलेज के दिनों में एक अमेरिकन मशीनरी अध्यापक डॉक्टर डब्ल्यू डिजॉन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकारिकी के अध्ययन में रुचि लेना शुरू की थी। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो सबसे पहले होता है कि आप किसको अपने आदर्श मानते हैं। आपके जीवन में किसके साथ बनना होता है तो एक आपका आदर्श होते हैं, और आदर्श मानना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनसे मोटिवेट होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप उनसे प्रेरणा लेते हैं। इनका भी लाइफ उसी तरह से है। इन्होंने अपने जो कॉलेज के दिनों में वो एक इनका जो प्रेरणादायक रहे हैं, इनको मोटिवेट किए, उनका नाम है अमेरिका के थे अध्यापक थे, डॉक्टर डब्ल्यू डिजॉन थे, याद रखिएगा बात को। पहले इनके शिक्षक एक बार अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किए कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा। देखिए, ये हर एक टीचर का एक ख्वाहिश होती है कि उनसे आगे उनके छात्र निकलें, तो उनसे भी बहुत ये प्रेरित हुए थे, बहुत मोटिवेट हुए थे ये भी। इन शब्दों ने पंचनान को प्रोत्साहित किया, यानी कि वहाँ से उत्सुकता बढ़ गई बायोलॉजी के सेक्टर में।
और वह उनसे पूछ बैठे कि बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। मतलब कि अगर कुछ चीज़ आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले तो कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना होता है तो आप पहले डॉक्टर के बारे में जानिएगा तब डॉक्टर बनिएगा। उसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे निकलता है, तो उस समय आपको बातें जानना होता है। चलिए आगे बात होती रहेगी, लेकिन पहले टॉपिक समझते हैं। फिर उन्होंने भ्रूणीय विज्ञान यानी कह रहा है कि एम्ब्रियोलॉजी पहलुओं पर कार्य किया, यानी कि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पर बहुत अच्छा कार्य किया, यानी कि भ्रूण विज्ञान पर बहुत अच्छा कार्य किए। वर्गीकी में भ्रूण विज्ञान लक्षणों का उपयोग को लोकप्रिय किए, यानी कि इनका जो कहानी है, इनका जो कार्य है भ्रूणीय यानी कि एम्ब्रियोलॉजी पर आधारित है, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ काम किए और इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। अब सवाल पूछी जाएगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा पंचनान महेश्वरी ने किए थे। बहुत अच्छी बातें हैं इनकी कहानी में। बात करते हैं। इन्होंने अपरिपक्व का मतलब होता है जो अभी पूरा विकसित ना हो, भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य किए। इसमें वर्ड है कृत्रिम संवर्धन। आप कहिएगा कृत्रिम मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। संवर्धन में होता है ग्रोथ करना होता है। तो इन्होंने जो अपरिपक्व भ्रूण थे उनको कृत्रिम तरीके से इस पर विकसित करने का कार्य किए। आराम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, मैंने कि इसके काम के शुरुआत करने का भी कहा कि इन्होंने बल दिया कि नहीं काम करना चाहिए। और इन दिनों उत्तक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया। मतलब जब ये काम किए थे तो उसमें उत्तक संवर्धन के बारे में उतना जानकारी किसी को जानकारी तो नहीं था, लेकिन इन्होंने उत्तक संवर्धन के बारे में बहुत विशेष कार्य किए हैं। और आप लोग के माइंड में हुआ कि उत्तक संवर्धन है क्या? तो देखिए उत्तक संवर्धन के बारे में आपको यूट्यूब पर ये वीडियो डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उत्तक संवर्धन मतलब होता है किसी पौधा का उत्तक यानी कि जो कोशिका समूह होता है उसको काटने के बाद उसको एक संवर्धन माध्यम में यानी जो पौधा का खनिज पदार्थ होते हैं उसमें रख कर उसमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन वही आगे चल क्या होता है? कैलस के रूप ले लेता है और उसी कैलस से हम लोग पौधे को उगा सकते हैं। चलिए इसी के चलते टेस्ट टीबीबी निषेचन अंत अंडाशयी परागण पर इनके कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। मतलब कि ये उत्तक संवर्धन तो काम करबे किए, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि जैसे कोई मेल फीमेल होते हैं तो उनको स्पर्म को एक अलग प्रणाली में निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। यानी कि एक बीकर में स्पर्म और अंडाणु को शरीर के बाहर से क्या कहता है? निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और मतलब कि उसमें निषेचन कराया जाता है और उसमें बच्चे को ग्रोथ कराया जाता है। अंत में इनको उपाधि मिली। और कौन कौन उपाधि मिली तो गौर कीजिएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें FRS फुल फॉर्म हो जाएगा फिलोसफी इंडियन साइंस एकेडमी तथा कई संस्थाओं ने इनको उपाधि दिए, इनको सम्मानित किए। इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किए। इन्होंने शिक्षा पर जोर डाला और बहुत सारे वर्क किए, शिक्षा क्षेत्र में कार्य किए। और NCERT ने 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित की गई। सवाल पूछा जाएगा कि किनके अनुयायी में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक प्रकाशित की गई थी? याद रखिएगा महेश्वरी पंचनान के ही नेतृत्व में प्रकाशित की गई थी। तो आपको दो पेज आपको पढ़ा दी गई है और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में और समझने की बात को। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।